फ्रेंड्स, हम लोग प्रीवियस ईयर्स के पेपर स्टडी कर रहे थे और उसी सीरीज में हम लोग ने यूपीएचएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर स्टडी किए थे प्रीवियस ईयर्स के। आज हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर है जो 2017 का इकोनॉमिक्स का, उसको सॉल्व करेंगे। ये पेपर हुआ था 29 अक्टूबर 2017 को। और फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर्स के पेपर स्टडी करने के बहुत फ़ायदे हैं। एक तो हमें क्वेश्चंस का पैटर्न पता लग जाता है, दूसरा हमारा रिवीजन हो जाता है, तीसरा कभी कभी वो क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं तो उसका बेनिफिट भी हमको मिल जाता है। तो देखते हैं हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 का क्वेश्चन पेपर है ये। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार गुणक बराबर होता है। तो इसका आंसर है KF इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर के डेल्टा एक्स। फिर है सेकंड क्वेश्चन है, यदि MPS 0.3 और MPM 0.2 है तब निर्यातों में 1000 करोड़ की वृद्धि राष्ट्रीय आय में विदेशी व्यापार गुणक के द्वारा वृद्धि करेगी। तो इसका आंसर होगा 2000 करोड़। नेक्स्ट है, तटकर के आरोपण से उत्पादन और उपभोग हानि को संयुक्त रूप से कहते हैं, क्या कहते हैं? तो कहते हैं अपूरित क्षति। फिर है फोर्थ है, तटकर जो व्यापार शर्त सुलाभ तथा मृत भार हानि के बीच अंतर को अधिकतम करता है कहलाता है अनुकूलतम तटकर। फिर है, निम्नलिखित में से एक गैर तटकर बाधा नहीं है। मूल्य अनुसार तटकर यह एक प्रकार का तटकर है जो वस्तु के मूल्य के प्रतिशत के रूप में लगाया जाता है। गैर तटकर बाधाओं से आशय उन व्यापार बाधाओं से है जो तटकर ना हो। नेक्स्ट है, EEC देशों द्वारा 1973 में अपनी करेंसियों की एक दूसरे के सापेक्ष विनिमय दर को एक तंग पट्टी में सीमित रखने के निर्णय को कहते हैं स्नेक इन द टनल। इसका उद्देश्य विभिन्न यूरोपीय मुद्राओं के मध्य होने वाले उतार चढ़ाव को सीमित करना था। नेक्स्ट है, अवशोषण दृष्टि जो है ये सिडनी अलेक्जेंडर के द्वारा विकसित किया गया। फिर है भारत की नई विदेश नीति की क्या अवधि है? तो है 15 से 20। जब लेखांकन शेष समायोजन लेन देनों में संतुलित किया जाता है तब यह कहलाता है भुगतान संतुलन परिशोधन। फिर है, एक वक्र जो एडवर्ड बॉक्स में x और y मात्रा वक्रों के सभी स्पर्श बिंदुओं से होकर गुजरता है कहलाता है संविदा वक्र। संविदा वक्र के प्रत्येक बिंदु पर वितरण परेटो अनुकूलतम होता है। फिर है 11th, तटकर आरोपित करने वाले देश की अनुकूलतम तटकर दर निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग कर ज्ञात की जा सकती है। कौन सा सूत्र है वो? ये T इक्वल टू 1/E-1। यहाँ पे T है अनुकूलतम तटकर दर, E किसी दिए गए समय पर विदेशी राष्ट्र के प्रस्ताव वक्र की बिंदु लोच है। फिर है, भुगतान संतुलन के मौद्रिक दृष्टिकोण के अनुसार मुद्रा की मांग का एक स्थिर फलन है। तो इसका आंसर है आय, कीमतें और ब्याज दर। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापार शर्त जो JS मिल द्वारा अपने व्यापार सिद्धांत में प्रयोग की गई है? तो ये है सकल वस्तु विनिमय व्यापार शर्त। फिर नेक्स्ट है, हेक्स्टर-होलिन प्रमेय के संबंध में साधन गहनता प्रतिलोमता उत्पन्न होती है जब दो सममात्रा वक्र एक दूसरे को एक से अधिक बार काटे।
फिर है निम्नलिखित में से किस एक ब्रिक्स सम्मेलन का मूल उद्देश्य प्रति संवेदी, समावेशी और सामूहिक समाधान निर्माण था? तो इसका आंसर है 8th। फिर है उत्पादक का देखिए किसके बीच अंतर के बराबर होता है? तो ये है कीमत और सीमांत लागत वक्र। फिर है एक मांग वक्र आयताकार अति परवलय तब होता है जब E = 1 हो। जब लागत 0 हो तो एक अधिकार में संतुलन उस स्तर पर होगा जहां मांग वक्र की लोच 1 के बराबर हो। फिर है पूर्ण प्रतियोगिता में x वस्तु की कीमत 25 है, 200 इकाई 200वीं इकाई की बिक्री से सीमांत आगम क्या होगा? तो इसका आंसर है 25th। फिर है 28th क्वेश्चन है यदि किसी अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु का संपूर्ण उत्पादन कुछ बड़ी फर्मों द्वारा किया जाता है तो बाजार की वह स्थिति क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं अल्पाधिकार। स्वाभाविक एकाधिकार वह एकाधिकार है, इसका आंसर है डी, जब उत्पादन बढ़ने के साथ औसत लागत घटती है। इसके अंतर्गत परिवर्तनीय लागत की अपेक्षा अत्यधिक स्थिर लागत की आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारण एक फर्म की संपूर्ण बाजार के मांग की पूर्ति 2 या 3 फर्मों की अपेक्षा अकेले कम लागत में कर सकती है। गिफिन वस्तु के संदर्भ में इसका आंसर है ऋणात्मक आय प्रभाव प्रबल होता है अपेक्षाकृत धनात्मक स्थानापन्न प्रभाव के। सी आंसर है इसका। इसलिए जब गिफिन वस्तु के कीमत में गिरावट होती है तो उसकी मांग कम हो जाती है और जब कीमत में वृद्धि होती है तो इसकी जो मांग है वो बढ़ जाती है। गिफिन वस्तु पे मांग का नियम लागू नहीं होता। पैगेटो अनुकूलतम संगठन वह है जिसमें किसी भी पुनर्गठन से किसी एक व्यक्ति की उपयोगिता में वृद्धि होती है तो किसी अन्य की उपयोगिता में कमी आ जाती है। पैगेटो अनुकूलतम कल्याण की व्यवस्था है जिसमें किसी अन्य व्यक्ति की उपयोगिता में कमी लाए बिना किसी एक व्यक्ति की उपयोगिता में वृद्धि लाना संभव नहीं होता है। फिर है एक कर का भार उपभोक्ता पर उत्पादक से अधिक होगा यदि मांग अधिक बेलोचदार है। फिर है जब औसत लागत में वृद्धि हो गई हो तो सीमांत लागत जो है वो औसत लागत से अधिक है। एक फर्म को अल्पकाल में उत्पादन बंद कर देना चाहिए यदि कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से कम हो। फर्म को उद्योग में बने रहने के लिए आवश्यक है कि प्रति इकाई कीमत और औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक या बराबर हो। फिर है एंजल वक्र। एंजल वक्र निम्न में से किसके बीच संबंध स्पष्ट करता है? तो आय और उपभोग के बीच। आय और उपभोग के बीच धनात्मक संबंध को दर्शाता है। 28 है यदि कीमत घटने पर कुल आगम बढ़ता है तो मांग वक्र कैसा होगा? तो मांग वक्र लोचदार होगा क्योंकि कीमत घटने पर वस्तु की मांग बढ़ गई है। 29 है पूर्ति वक्र में संचलन किस निम्न कारणों से होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी माना गया है, इसमें थोड़ा डाउट है, जबकि डी होना चाहिए। क्योंकि पूर्ति वक्र में संचलन वस्तु की कीमतों में परिवर्तन, प्रौद्योगिकी की प्रगति, उत्पाद विविधता, उद्योग की प्रवृत्ति व आकार, सरकारी नीतियां तथा गैर आर्थिक कारणों से भी होता है। 38 है तटस्थता वक्र इंगित करता है वस्तुओं के बीच चुनाव का अभाव है। फिर है
गोस्टेफ के अनुसार आर्थिक वृद्धि की अवस्थाएं हैं 5। कौन कौन सी हैं? परंपरागत समाज, आत्मस्फूर्त की पूर्वावस्था, आत्मस्फूर्त की अवस्था, परिवर्तन की ओर अग्रसर अवस्था, अत्यधिक उपभोग की अवस्था। 32nd क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा विकसित मॉडल पर आधारित थी? तो ये महलनोबिस मॉडल पे आधारित थी। 33 आर्थिक विकास हेतु गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ना चाहिए, ये कथन किसका है? ये रैग्नर नरकसे। फिर है, नरकसे के अनुसार अल्पविकसित देशों के पिछड़ेपन का कारण गरीबी का दुष्चक्र है। मजदूरी कोष सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जेएस मिल के द्वारा दिया गया था। मिल के अनुसार एम्प्लॉयर पूंजी की एक निश्चित मात्रा श्रमिकों को मजदूरी देने के लिए अलग रखते हैं। यह मात्रा स्थिर एवं नियमित होती है, इसे मजदूरी कोष कहते हैं। फिर है 35th क्वेश्चन है, आधुनिक आर्थिक विकास के विचार को विकसित करने का श्रेय निम्न में से किसे जाता है? तो ये जाता है साइमन कुजनेट्स को। कुजनेट्स के अनुसार एक देश की आर्थिक समृद्धि को देश की जनसंख्या की तुलना में विधि आर्थिक उत्पादों की पूर्ति कर पाने की दीर्घकालीन क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। 36 है, मानव विकास सूचकांक का जनक कौन है? तो ये है महबूब उल हक। इसे यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 37 है, अदृश्य बेरोजगारी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ये अल्प विकसित देशों में पाई जाती है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होने के कारण अदृश्य बेरोजगारी अल्प विकसित देशों की विशेषता बनती है। फिर है, विकास का असंतुलित सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये किया गया हर्षमैन। फिर है 39th क्वेश्चन है, बड़े धक्के का सिद्धांत किस पे बल देता है? तो ये देता है बड़े निवेश पे। यह सिद्धांत गोजेस्टीन गोडान के द्वारा प्रस्तुत किया गया। उनके अनुसार अल्प विकसित देशों में 3 प्रकार की अविभाज्यता है: उत्पादन फलन में अविभाज्यता है, मांग की अविभाज्यता है व बचत की पूर्ति में अविभाज्यता विद्यमान है। इन अविभाज्यताओं से बाहर निकलने के लिए प्रबल धक्के की आवश्यकता होती है, यानी कि बड़े निवेश की आवश्यकता होती है। फिर स्वर्ण युग की अवधारणा किसने दी थी? रॉबिन्सन ने। स्वर्ण युग से अभिप्राय है श्रम का पूर्ण रोजगार तथा पूंजी का पूर्ण उपयोग। 41 है, आगत निर्गत तकनीक की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी लियोनटिफ। आगत निर्गत विश्लेषण यह बताता है कि अर्थव्यवस्था में उद्योग के मध्य अंतर संबंध और आत्मनिर्भरता होगी। एक उद्योग का आगत किसी दूसरे उद्योग का निर्गत होता है और विलोम भी। भारत में 16 का आर्थिक मॉडल आंशिक रूप से लागू होता है। 43 है, आर्थिक वृद्धि का कॉरिडोर मॉडल कहाँ लागू नहीं होता है? ये विकसित राष्ट्रों में नहीं लागू होता है। जनसंख्या का बढ़ना आर्थिक विकास में अवरोध है, ये किसने कहा था? तो ये कहा है आपका सिंगर ने। आर्थिक नियोजन का विचार इसके वर्तमान स्वरूप में सर्वप्रथम आया था। कब आया था? ये 1928 में। 46 है, कौन सा माध्य चरम मूल्यों के सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो ये है आपका समानांतर माध्य। फिर है कौन से बंटन के माध्य प्रसरण बराबर होते हैं? तो ये है पाइसन। फिर है, जब अध्ययन के लिए किए जाने वाला समग्र नाश पाना हो तो हमें क्या करना चाहिए? प्रतिदर्श नीति। काय वर्ग का परिगणित मूल्य होता है, ये होता है सदा धनात्मक। 2 अंकों 8 और 18 का गुणोत्तर माध्य कितना होगा? तो ये होगा आपका 12।
फिर है 51 है, यदि MPC शून्य है तो गुणक का मूल्य कितना होगा? 1। एक द्विघातीय समीकरण x² + 3x - 18 = 0 के मूल हैं -6 और 3। 3 सिक्कों को एक साथ फेंकने पर कम से कम 2 शीर्ष आने की प्रायिकता है। इसका आंसर जो है ऑफिशियल आंसर की में ए है, जबकि इसका आंसर जो है वो बी होना चाहिए। 2 चरों की स्थिति में केवल एक ही प्रतिगमन रेखा होगी जब इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये वाला सही माना है ऑफिशियल आंसर की में, जबकि इसका आंसर जो है वो डी होना चाहिए। फिर है 55 है। 55 का जो आंसर है वो है आपका सी। 56 है, शुल्क किस प्रकार का लोक आगम है? तो ये है बी। 57 है, इसका आंसर है कर विवर्तन। अधिकतर सामाजिक लाभ का सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है ये? लोक व्यय और लोक आय दोनों से। फिर है निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति का एक उपकरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ब्याज दर की नीति। घाटे की व्यवस्था बताती है कि कीमत में घाटे की अर्थव्यवस्था से मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है, जो स्फीतिकारी होती है, कीमतों में वृद्धि करने वाली होती है। भारत में शून्य आधार बजट किस वर्ष में अपनाया गया था? 87-88। कार्यात्मक वित्त की धारणा किसने दी थी? तो ये दी थी आपकी लंदन ने। लंदन के अनुसार सरकार को व्यापार चक्र को नियंत्रित करने, पूर्ण रोजगार प्राप्त करने, आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करने, मुद्रास्फीति को कम करने हेतु वित्त का उपयोग करना चाहिए। भारतीय कर प्रणाली है प्रगतिशील है। फिर है सर्वप्रथम वैट प्रणाली कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी फ्रांस में। निम्न में से कौन सा एक सार्वजनिक आगमन का नियमित स्रोत नहीं है? तो ये है वाणिज्य आगम। न्यूनतम त्याग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था एजबर्थ ने। पीकॉक वाइजमैन परिकल्पना किससे संबंधित है? ये संबंधित है बढ़ते हुए लोक व्यय से। 68 है आपका। कौन सा व्यय आय व्यय लेखे में शामिल नहीं किया जाता? ये है लोक उद्योगों में निवेश व्यय। करारोपण में प्रेषण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था मैन्सफील्ड तथा कनार्ड। इस सिद्धांत के अनुसार जब राज्य के द्वारा कोई कर लगाया जाता है तो वह स्वतः ही समुदाय में समान रूप से प्रसारित हो जाता है। 70 क्वेश्चन है, यदि प्रति इकाई पर आरोपित कर करे तो कौन सा वक्र ऊपर की ओर स्थानांतरित होगा? तो यह औसत लागत वक्र होगा। फिर है रचट इफेक्ट किसके द्वारा दिया गया था? यह दिया गया था डूजनबरी। प्रदर्शन प्रभावी कहते हैं इसको। टॉबिन के क्यू सिद्धांत में मुद्रा पूर्ति की संचरण प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? तो ये होती है शेयर कीमतों के द्वारा। अर्थशास्त्र के शिकागो स्कूल का विश्वास है कि मुद्रा आपूर्ति में स्थायित्व होना चाहिए। सरकारी हस्तक्षेप को न्यूनतम या ना के बराबर करने को कहता है क्लासिकल मान्यताओं के अनुसार एक अर्थव्यवस्था का कुल पूर्ति वक्र है लंबवत रेखा।
ओकन का नियम निम्नलिखित के बीच संबंध को बताता है। ये बताता है आपको बेरोजगारी और समृद्धि। इसके अनुसार बेरोजगारी दर में 1% वृद्धि से वास्तविक जीएनपी में 3% की गिरावट होती है। मिल्टन फ्रीडमैन ने अपने मुद्रा परिमाण सिद्धांत में किस पर बल दिया? मुद्रा की मांग। अपस्फीतिक एक तकनीक है जो कीमत स्तर के परिवर्तन का समायोजन करती है। फिर है 78 कीन्स के एक तरलता जाल की स्थिति में मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होने। यह है ब्याज दर निवेश रोजगार में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उच्च शक्ति मुद्रा में शामिल है, क्या शामिल है इसमें? प्रचलन में करेंसी तथा बैंक के पास बैंकों की जमा। उच्च शक्ति मुद्रा क्या होती है? H=C+R। फिर है असंबंधित को बाहर कीजिए, तो इसमें क्या है? ये असंबंधित है। मुद्रा को तटस्थ कहा जाता है यदि यह अर्थव्यवस्था के वास्तविक चर को प्रभावित ना करे। फिर है 82 क्वेश्चन है। गुणक का मान हमेशा 1 होता है किस स्थिति में? ये होता है डी, संतुलित बजट गुणक। 83 है एक अर्थव्यवस्था में चक्रीय उच्च आवचनों को नियंत्रित करने में निम्न में से कौन ज्यादा प्रभावशाली है? तो ये है डी, उपयोग सभी को एक साथ लागू करना। निम्नलिखित में से कौन एक समग्र मांग को नहीं खिसकाता है? तो यह है कीमतें। निम्न में से कौन एक व्यापार चक्रों के विषय में सही नहीं है? तो यह है डी, चढ़ाव तथा उतराव स्वभाव में मौसमी होते हैं। फिर है विवेकशील प्रत्याशा सिद्धांत के अनुसार सरकार की प्रत्याशित नीति होगी सब लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकती है। जीएनपी जीडीपी में अंतर का कारण होता है, क्या होता है? यह है सी, विदेशों से शुद्ध साधन आय। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। जीएसटी में अधिकतम कर की दर क्या है? जीएसटी में जो अधिकतम कर की दर है वो है 28%। निम्नलिखित में से कौन सी योजना संघीय बजट 2018 में समाप्त कर दी गई थी? तो जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें डी माना गया है सही आंसर, लेकिन चलिए आप जो ऑफिशियल क्यों माना गया वही देखिए, वरना फिर कंफ्यूजन हो जाता है। भारत सरकार ने मुद्रास्फीति का लक्ष्य किस अवधि के लिए 4% रखा है? तो उन्होंने रखा है 16 और 21 की अवधि के लिए। फिर है नाइन्टी 91 हो गया। ये निम्न कौन सा है? जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष हो गया। फिर है जीएसटी का हो गया। फिर है 90 का हो गया। ये 91 क्वेश्चन ये रहा। भारत सरकार ने मुद्रास्फीति का लक्ष्य किस अवधि के लिए 4% रखा है? तो ये हो गया आपका 16-21। फिर है 92। अच्छा इसका चलिए ये वाला हो गया। 92 का है भारत में अमृत योजना जून 2015 में किस लिए शुरू की गई थी? तो ये की गई है आपकी आधारभूत शहरी अधोसंरचना सुधार के लिए। ये प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा शुरू की गई थी। इसके तहत 500 शहरों का आधारभूत शहरी अधोसंरचना का सुधार किया जाना था। 93 भारत में राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी आपकी जुलाई 2000 में। भारत में कुल खाद्यान्न में यह सम्मिलित नहीं है, क्या सम्मिलित नहीं है? सोयाबीन सम्मिलित नहीं है।
फिर है भारत में हिंदू वृद्धि दर जिस वृद्धि दर से संबंधित है वह है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। 96 है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान इनमें से किसका है? तो ये है आपका तृतीय क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर का। फिर है 97 है 2011 की गणना के अनुसार ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात है, तो यह है इसका आंसर है 68.85 अनुपात है 31.14। फिर है 98 है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या है? तो यह है 17.72। फिर है लघु उद्योग के लिए वित्त की शीर्ष संस्था है वो है सी। और भारत की जीएनपी के आकलन में विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय रही है हमेशा ऋणात्मक। तो फ्रेंड्स ये आपका हो गया उत्तराखंड लोकसेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 का पेपर था इकोनॉमिक्स का। आगे हम और भी हायर एजुकेशन के पेपर सॉल्व करेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना।